ओके, तो आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे करेंगे उसको समझते हैं, और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कानून व्यवस्था है, कोई लॉ है, कोई रूल है। सबसे पहले उस रूल को समझते हैं कि किन किन कंडीशंस के अंदर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है मान लिया वो m/n है, किसी तो ऑर्डर की होगी, कोई तो ऑर्डर होगा, मैंने m/n मान लिया। देर इज अनदर मैट्रिक्स से बी और इसका ऑर्डर मैं कहता हूं n/p है, मैंने जानबूझ के लिखा है n। इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी डिफाइंड होगी यदि ये कौन होता है, ये वाला n कौन है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। इसका मतलब कुछ ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे a इंटू बी करना है, यानी a की प्रोडक्ट b के साथ करनी है, तो पहले वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगी। तो भाई ये दोनों के दोनों तो चले गए नंबर ये समझाने में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। अब जो बचा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसको मैं a इंटू बी कह रहा हूं, वही तो मैट्रिक्स बनेगी। और उसका जो ऑर्डर होगा, जो बचा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या बचा, यहां से बचा m और यहां से बचा p, तो m/p ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, अदरवाइज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, यानी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं करेंगे कैसे, तो वो थोड़ा समझते हैं। और कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे ना इसके ऊपर, तब जाके कहीं आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, तब स्पीड आपकी निकलेगी। तो ये बेहद जरूरी है कि कम से कम 10 क्वेश्चन इसके ऊपर करे जाए। अब देखो, मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2/2 ऑर्डर की। एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3 -2। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, इसी ऑर्डर की ले लेता हूं। ठीक, उसको मैं ले लेता हूं मान लिया 0 -1 4 और 5, कुछ ऐसा ले लिया मैंने। अब देखो इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ये वाला 2 यानी अंदर वाली डिजिट तो कैंसिल हो जाएंगी। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर होने वाला है 2/2। जो बचा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। करेंगे कैसे वो समझते हैं। तो अगर मुझे a इंटू बी करना है तो a को मुझे पहले रखना पड़ेगा, b को मुझे बाद में रखना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये नंबर सिस्टम वाला गेम नहीं है कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। वो अभी चेक भी करेंगे। चलो, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -2, और ये मैट्रिक्स मेरी बी है 0 -1 4 और 5। ठीक है भाई,
मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का बस एक ही तरीका है, एक ही सेंटेंस याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम। यानी कि इसकी फर्स्ट रो को उठा लो और इसके फर्स्ट कॉलम के ऊपर डाल दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो जब ये उठ के इसके ऊपर डलेगा तो इसके साथ कौन जाएगा? 1, और इसके साथ कौन जाएगा? 2। भाई इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगी, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है? और उनको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ऐड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको लिखोगे कहां, इस एलिमेंट को? मैंने तो यहां पे लिख दिया। अब ये कौन थी? फर्स्ट रो। ये कौन था? फर्स्ट कॉलम। तो बना क्या? A11, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो रो तो आपकी फर्स्ट ही है, लेकिन अभी ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो फिर से इसको इसके साथ इसके ऊपर डाल दो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ जाएगी? -1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा इसको? ये कौन सी रो थी? 1। कौन सा कॉलम था? 2। तो ये एलिमेंट क्या बनने वाला है? A12। बात समझ आ रही है? A12। तो यही लिखेंगे ना इसको। अब इसका तो काम खत्म हो गया, यानी कि हमने पहली रो ली, जितने कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ। और लिखोगे कैसे? हॉरिजेंटली लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी हेल्प से जब इसके साथ जाओगे तो A11 मिलेगा, इसके साथ जाओगे A12 मिलेगा। रो तो 1 ही चल रही है ना, अभी कॉलम बदल रहे हैं। क्या ये बात समझ यस आ रही है? सर। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। अब सेकंड रो को उठा लो और सेम प्रोसेस को रिपीट करो। ये इसके साथ जाएगी, इसको उठाओ इसके ऊपर डाल दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों की मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -8। लिखेंगे कहां? ये कौन सी रो है? सेकंड। और A21। ये कौन सा कॉल? A21 हुआ। तो A21 तो यहीं लिखा जाता है ना, एलिमेंट तो यहीं आएगा। इसको फिर इसके साथ लेके जाओ, -3 -10। क्या कहलाएगा ये एलिमेंट? सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ A22 को A22 के प्लेस पे लिखेंगे। ये फंडा क्लियर हो गया आपको? यस सर। बस अब तो दूसरी तीसरी वाले बच्चों वाला काम है। इसको सम अप कर लो, इसको भी सम अप कर लो, इसको भी सम अप कर लिया, और भाई इसको भी सम अप कर लिया। ऑर्डर क्या होने वाला है पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था, ऑर्डर तो 2/2 ही आएगा। क्लियर हुआ कुछ? थोड़ा थोड़ा। यस सर। अब जरा B इंटू A देखते हैं। तो B को पहले लिख लेंगे। ये मैंने B मैट्रिक्स लिखी। क्या है मेरी B मैट्रिक्स? जो भी है मैंने लिख लिया। इसके बाद में A लिखूंगा। A का मतलब हो गया 1 3 2 -2। ये मैंने लिखा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो बाई कॉलम। तो इसको उठाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3, फिर इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम के साथ 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो +2। और कोई कॉलम है नहीं, छोड़ दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। अब सेकंड रो को पिक कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा 4, 5 की करूंगा 15, 4 को इसके साथ लेके गए तो 8, इसको इसके साथ लेके गए -10। रिड्यूस कर लो, -3 19 2। ये रिजल्ट जो अभी अभी आया, और क्या ये रिजल्ट जो इससे पहले आया था, क्या ये आइडेंटिकल हैं? मतलब दोनों नो इक्वल आ सर। रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इससे हम एक रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू A, और मैंने लिखा इन जनरल।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर केसेस में, यानी सामान्य पे, ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं होती है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इक्वल हो सकती है, बट नॉर्मली अधिकतर केसेस में ये इक्वल नहीं होती। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। अगर ये कम्यूटेटिव होती तो ए इंटू बी का वही रिजल्ट आता जो बी इंटू ए का आता है, तब तो कम्यूटेटिव हो जाती है ना भाई। अगर कोई लॉ बनेगा तो वो यूनिवर्सली ट्रूथ होना चाहिए। अगर ए इंटू बी हमेशा हमेशा बी इंटू ए के इक्वल आती तो फिर ये कम्यूटेटिव कहलाती, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ऐसा इन जनरल होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं पाया जाता। तो जब भी हम इसको बोलते हैं कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो बोलते हैं इन जनरल, यानी कि नॉर्मली या अधिकतर केसेस में ऐसा दिखाई नहीं देता। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? Yes, sir. Yes. ओके, चल। तो ये तो था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका। एक और इलुस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर बाकी की बातें करेंगे। ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैंने यहां पे ले लिया 1 2 3 4, ये मैंने 2x2 ऑर्डर की ली। तो दूसरी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए? क्या उसमें जितने इसमें कॉलम हैं उतनी उसमें रो होनी चाहिए? ये बात तो सही है। नंबर ऑफ कॉलम उसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने ले लिया 1 0 -2 और 3 -2 1, ऐसा कुछ ले लिया। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो ये तो उड़ जाएगा। तो जो मुझे a इंटू बी मिलेगी, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है? 2/3। जो 2 by बचा वो 3. उसका ऑर्डर 2/3। चलो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो a को पहले रखा, b को बाद में रखा। चूंकि हम a इंटू बी करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी। करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐड करते जाना 6। फिर दूसरे कॉलम के साथ ले जाओ 0 -4, फिर तीसरे के साथ ले जाओ -2 +2। और कोई कॉलम है ही नहीं। फर्स्ट रो नहीं. को उठाओ, जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई करते चलो। लिखना ओरिजेंटली, आप समझ गए क्यों ओरिजेंटली लिख रहे हैं? क्योंकि रो तो 1 ही है लेकिन कॉलम बदल रहे हैं। इसलिए ये एलिमेंट बनेगा 1 1, ये बनेगा 1 2, ये बनेगा 1 3 1 4 1 5, चलता जाएगा। इसके साथ आ जाओ, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करो। तो 3 + 12, फिर उसके साथ जाओगे तो 0 -8, फिर थर्ड कॉलम के साथ जाओगे तो -6 + 4। सम अप कर दो जरा जल्दी से, देखते हैं क्या मिलेगा। 7 15 -4 -8 और 0 -2, ऑर्डर 2/3, जो आपने पहले से ही निकाल के रखा हुआ था। देखो समझ आ रहा है? बेहद आसान है। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर इतनी स्पीड बन जाएगी, आपकी नजरें इसको उठाएंगी, इसके ऊपर चिपका देंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फटाफट मल्टीप्लाई और ऐड करते जाओगे। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करते ही आप देखोगे आप कितना स्पीड अप हो जाओगे। लेकिन 10 क्वेश्चन होने भी चाहिए ईमानदारी से। तो ये था भाई आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की करते कैसे हैं, उसका क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं, मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, तो ये भी आपने सीखा। साथ साथ आपने ये भी सीखा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो नहीं करती। ठीक है, ओके। इसके बाद वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि पेज नंबर 76 ओपन करो जरा, देखो क्या कह रहे हैं।
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो जीरो होते हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स हो जाती है, तो उसको जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 1 5 और मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे, वो मैंने ले ली, क्या ले लें भाई, ये हो गया, तो चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं 1 5 0 0। क्या इससे आ जाएगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी, सेकंड सेकंड के साथ। चलो ओके, तो ए इंटू बी जरा देखें करके क्या मिलता है भाई। ना तो ये नल मैट्रिक्स है, यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, और ये भी कह सकता हूं कि बी भी मेरी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आने वाली है उस पर नजर रहेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0, इसकी इसमें की 0, ऐड कर दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, 1 की मल्टीप्लाई इसमें 0। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड रो को पिक करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0, 0 की इसमें की 0 और 5 की इसके साथ की 0। सम अप कर दिया इसका, तो 0 0 0 0। तो जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली? नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हमारी दो मैट्रिक्स नॉन जीरो हों तब भी उनकी प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था एक 76 पेज के ऊपर जो आप देख रहे थे, जो टाइटल लिखा हुआ था, तो उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देखा कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो सकती है। तो लिखता है ये अपने टाइटल में, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्राइसिस। ठीक है, इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि भाई एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। अगर हमारे पास तीन मैट्राइसिस हो ए बी सी और तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो सकता है ना कि कोई स्टूडेंट तो ए इंटू बी पहले करे फिर सी करे, या कोई स्टूडेंट ये ऐसा भी कर सकता है कि बी इंटू सी को पहले कर ले मल्टीप्लाई फिर ए करे, तो दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं। बस ब्रैकेट का फर्क है, जहां ब्रैकेट एक ने ए और बी के साथ लगाया, दूसरे स्टूडेंट ने बी और सी के साथ लगाया। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने ए और बी पे ब्रैकेट लगाया तो मैं ए इंटू बी पहले करूंगा। ये स्टूडेंट कहने की कोशिश कर रहा है, उसने बी और सी के साथ ब्रैकेट को यूज किया, वो ये बताना चाह रहा है कि मैं बी को सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगा और जो रिजल्ट आएगा फिर ए की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी। क्या मतलब? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एडिशन के केस में भी क्या था? एडिशन ऑफ थ्री मैट्रिक्स जो है वो क्या था हमारा? एसोसिएटिव था, यानी एसोसिएटिव लॉ वहां पे भी होल्ड होता था इन केस ऑफ एडिशन, और मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड होता है। तो ये बात है, वहां कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता था एडिशन में, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका था, आपको बहुत बेहद ही आसान है। तो जैसे बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कल भी मैंने लिखा था 2 इन ऐसे x प्लस वाई, तो क्या मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y? बिल्कुल लिखा जा सकता है अलजेब्रा की तरह। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होने वाला है a इंटू बी और a इंटू सी। आपको ध्यान ये रखना है मल्टीप्लाई करते वक्त, ऑर्डर का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्री मल्टीप्लाई हो रही है तो ये फ्रंट से आ रहा ना चलता हुआ ए, तो फ्रंट में ही रहेगा। मल्टीप्लाई में तो जाएगा लेकिन फ्रंट में ही रहेगा।
अगर ऐसा होता तो रिजल्ट क्या मिलता हमें इसका, ए बी माइनस ए सी। सिंपल अलजेब्रा की तरह ही तो है, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो कहलाती है, लेकिन प्री मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। अगर ऐसा होता बी प्लस सी इंटू ए, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ऑर्डर का ध्यान रखना, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कहलाती है, पोस्ट। तो बी इंटू ए रहेगा, सी इंटू ए रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी माइनस सी इंटू ए की मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए। ठीक है भाई, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते ना, ये बात तो आपको पता है या नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स की Yes, जो sir. जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव तो होती नहीं है। ऐसा तो हम लिख नहीं सकते नंबर सिस्टम की तरह एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जबकि हमें ये बात पता है कि आपने प्रूफ भी किया इसका कि भाई ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हमें ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है यहाँ पे, यानी अप्लाई हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। चल, जैसा अलजेब्रा में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ओके, आगे कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें ये कहना चाह रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता नंबर के ऊपर, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसा ही आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर उसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो और चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर। तो इससे हम एक रिजल्ट पे तो पहुंचते हैं कि आई इंटू ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। यानी कि चाहे प्री मल्टीप्लाई हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये कहलाता है एग्जिस्टिंग ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये तो हमने एक लॉ पढ़ लिया, थोड़ा इसको अगर प्रैक्टिकल करके देखें तो शायद हमारे दिमाग में एक जगह बना लेगा। भाई हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 की ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है, छोटी मैट्रिक्स पड़ती है। अगर 2x2 के लिए होल्ड करता है तो 3x3 के लिए या किसी भी ऑर्डर के लिए होल्ड करेगा। और किसी भी ऑर्डर का मतलब आइडेंटिटी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, तो इसलिए ए का स्क्वायर होना भी जरूरी है, तो कोई भी ऑर्डर तो नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी लूंगा वो पेरेंट मैट्रिक्स के ही करस्पॉन्डिंग ली जाएगी, और पेरेंट मैट्रिक्स जिसके साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो तो 2x2 की है। इसका मतलब आइडेंटिटी जो मैं कंसीडर करूंगा वो भी तो 2x2 की लूंगा। तो 1 0 0 1, इसके डायगोनल पे 1 1 होता है, लीडिंग डायगोनल की मैं बात करूंगा, और ऑफ डायगोनल यानी रेस्ट एलिमेंट सब 0 होते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ले जाओ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, छोड़ देते हैं, चलो लिख भी दिया मैंने। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी 0, और इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 2। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया है, क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सेकंड रो को पिक किया, सेम प्रोसेस को रिपीट किया, 3 + 0। फिर सेकंड कॉलम के साथ जब जाएगी तो 0 + 4। रिड्यूस करने के बाद क्या मिला, देखते हैं जरा क्या मिलता है। यहां से 1, यहां से 3, यहां से 2, यहां से 4, और ये क्या हुआ, ये तो देखने में वही है जिसको हम ए बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ए मैट्रिक्स के अंदर जब हमने आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी तो मैट्रिक्स के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैट्रिक्स तो वही निकल के आ गई। अब हम इसका उल्टा करके देखते हैं, हमने ए इंटू आई किया, अब हम आई इंटू ए करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं इसमें कोई फर्क पड़ता हो। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को लिखा, चूंकि ऑर्डर मैटर करता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का तो विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। और ये रही हमारी ए मैट्रिक्स। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएंगे,
तो भाई फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ 1 into 1, 0 into 3 ऐड करते गए, इसको सेकंड कॉलम के साथ लेके गए, फिर फर्स्ट रो जितने कॉलम थे सब में मल्टीप्लाई की, अब सेकंड रो को पिक कर लिया, 0 into 1 0, 1 into 3 0 into 2, 1 into 4। अब रिड्यूस करके देखते हैं क्या मिलेगा, यहां से 1, यहां से 3, यहां से 2, यहां से 4। ये तो जादू हो गया, ध्यान से देखो। तो ये तो वही मैट्रिक्स है ना जय भाई, जो हमारे पास पहले से थी। Yes, sir. Yes, इसका मतलब sir. इसका मतलब यहां से भी जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि भाई आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। यानी कि हम चाहे प्री मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी की, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, ये मैंने प्री मल्टीप्लाई की, ये पोस्ट मल्टीप्लाई की, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो जो टाइटल आपका लिखा हुआ है वो आप देखो, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी का मतलब स्क्वायर से ही है, अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नंबर सिस्टम में आपने देखा था 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है नंबर सिस्टम के अंदर। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तो नंबर रिमेन एज सच एज बिफोर, जैसा पहले था मल्टीप्लाई के बाद भी वैसा ही रहने वाला है, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको खुद से करना, मैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं। पहले चलो थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आओ, पेज नंबर 76 के ऊपर। मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर की। मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है 3x2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स सी आपको दे रखी है 2x4 ऑर्डर की। ठीक, और वो कहता है कि भाई ये फाइंड करो ए, फिर ब्रैकेट में बी इंटू सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बी इंटू सी पहले परफॉर्म करोगे और उसके बाद ए की मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जब आप ए की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज माइंड में होनी चाहिए, ऑर्डर। अगर ए पहले रखा गया तो ए मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, बी इंटू सी करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो आप ए के बाद में लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? Yes, sir. फिर Yes, आप sir. इसी क्वेश्चन के अंदर अब ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी मल्टीप्लाई सी में करोगे। और ऐसा करने के बाद पहले वाला रिजल्ट यानी कि ए इंटू बी सी, और जो अब रिजल्ट निकाला ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, आप देखोगे कि दोनों रिजल्ट आपको आइडेंटिकल मिलेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम मिलेंगी, इक्वल मैट्रिक्स मिलेंगी, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक, चलो, तो ये हो गया जी आपका, इसको आप करोगे, इससे कई फायदे होने वाले हैं आपके। एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी, दूसरा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। एग्जांपल नंबर 17 पे आ जाओ। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ठीक है। कहता है कि ए सी कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करते वक्त ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ए को पहले रखेंगे सी को बाद में रखेंगे। बी सी कैलकुलेट करना, फिर से ऑर्डर का ध्यान। फिर आपको ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है और इंटू सी, तो सबसे पहले ए प्लस बी परफॉर्म करोगे, ए प्लस बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर लेना, तो एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी और उसकी प्रोडक्ट सी के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो मैट्रिक्स उठा लेंगे। क्या वो मैट्रिक्स ए सी पहले ही निकाल चुके, बी सी भी पहले ही निकाल चुके, अब ए सी प्लस बी सी करके देख लो, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। एक मैट्रिक्स आपको मिली थी ए बी इंटू सी करने के बाद, और एक मिली ए बी पहले ही कैलकुलेट हो चुका, बी सी भी पहले ही कैलकुलेट हो चुका,
अब केवल ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी, उसको मान लेना से इक्वेशन नंबर 1। फिर ए सी प्लस बी सी करोगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, क्योंकि ए सी पहले ही निकल चुका है, बी सी भी पहले ही निकल चुका है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, वो राइट हैंड साइड है। और आप देखोगे कि जो दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आपको मिली वो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल होगी, इक्वल का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगी। तो ये आप करके देखोगे। इसके बाद 18 क्वेश्चन पे आ गए। 18 क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है भाई, दी गई। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको शो करना है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वो जीरो नहीं है, ध्यान रखना, वो नल मैट्रिक्स है। तो सवाल ये उठता है कि ए क्यूब निकालोगे कैसे। ए क्यूब निकालने के लिए हमें पहले ए इंटू ए करना पड़ेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर करने का मतलब यह है कि जो भी ए इंटू ए करने के बाद मैट्रिक्स आई उसमें ए की मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। ए क्यूब का मतलब हो गया कि हमें निकालना है ए इंटू ए पहले करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फिर से ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 23a 23a स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिंपली ए के सभी एलिमेंटों में 23 की मल्टीप्लाई करनी होगी, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इसके बाद आपको -40 इंटू आइडेंटिटी। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहां ध्यान से, जो पेरेंट मैट्रिक आपको दी गई जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जा रहा, वो 3/3 की है, 3/3 की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आप लेने वाले हो वो भी 3/3 की होगी, मतलब कुछ इस तरीके से होगी, 40 इंटू 3/3 की मैं आइडेंटिटी लिख दूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जब इसमें 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपके पास क्या है, आपके पास है ए क्यूब माइनस कितना था, 40 या 23, आई थिंक 23a और -40 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स आ गई, माइनस के बाद ये भी एक मैट्रिक्स आ गई, माइनस ये भी एक मैट्रिक्स आ गई, सही बात है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर लेना, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, और अगर आप चाहो तो तीनों को ऐड कर लेना। ऐड करने का आसान तरीका क्या होता है, देखो समझो इसको। यहां से A11 को पकड़ लो, पकड़ लिया, फिर माइनस साइन के से होते हुए यहां तक जाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लिया यहाँ पे रखा हुआ है 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। चलो इधर लिखता हूं मैं, देखो आपको टाइम बच जाएगा आपका, और हमेशा के लिए जो ग्रिप है वो बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। इसको समझते हैं, जैसे इसी को ले लेता हूं, इसी को ले लेते हैं, ये है ए क्यूब। ए क्यूब आपकी आ गई है 63 69 92, फिर है 46 -6 और 46। थर्ड कॉलम है आपका 69 23 63, ठीक। फिर माइनस 23a, 23a कितना आ गया भाई आपका, वो आ गया 23 और ये हो गया 69, ये हो गया 12 8 9 92, ये हो गया 46, यहां से क्या आने वाला है माइनस का 46, क्योंकि -2 रखा हुआ था, यहां से 46, फिर ये हो जाएगा 9 6 69, फिर 23 फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 40 0 0
0 4 0 0 0 0 40, ये हो जाएगा। देखो तीनों को एक साथ कैसे क्लब करेंगे, इसको उठाओ, माइनस साइन होते हुए, प्लस हो या माइनस हो जो भी है, यहां तक पहुंचो। आपके हाथ में जब चले थे क्या था, 63, 23 रुपए खर्च हो चुके। जब यहां पे हो इस लोकेशन पे तो आपके हाथ में क्या है, 40 रुपए। Yes, sir. Yes, sir. फिर 40 रुपए प्लस के हैं और ये 40 रुपए आपने खर्च कर दिए। अब क्या बचा, 0 Zero. या नहीं, तो ये तो 0। अब यहां से चलो 46, यहां माइनस होते हुए यहां तक पहुंचे, 0 जितने थे खर्च कर दिए। फिर -0, कुछ खर्चा ही नहीं किया, माइनस प्लस 0 पे कोई असर ही नहीं डालता, तो 0। फिर यहां से चले 69, यहां तक पहुंचे, सब खत्म, और वो तो 0 रखा ही है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, अब sir. इसको उठाओ, यहां से चले से होते हुए 69, 69 थे, -69, सबके गोलगप्पे खा दिए, 0, आगे तो बैठी 0 है। यहां से चलो -6, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचेंगे। देखो ये प्लस में बदल जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस है ना, इसको प्लस में बदलेगा। बात समझ आ रही है? आपके पास -6 थे और जब यहां तक पहुंचे तो 40 बचा, और वहां तक गए माइनस होते हुए, -40, वो भी खत्म, और आगे तो 0 बैठी हुई है। कैसे? 23 -23, 0, और वहां तो 0 है ही। अब यहां से चलो 92, माइनस होते हुए यहां तक पहुंचे, 0, कुछ नहीं बचा, और माइनस होते हुए यहां तक आए तो 0। यहां से चले 46, माइनस से होते हुए यहां तक आए, 0 रह गया, उधर 0 है ही। यहां से चले 63, यहां तक पहुंचे 40, माइनस साइन होते हुए यहां तक आए, वो भी खत्म हो गए। ऐसे एक साथ क्लब कर सकते हो, तो क्या इसको मैं नल मैट्रिक्स बोल सकता हूं? Yes, sir. और Yes, यही sir. हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो फिर हम लिखेंगे वही, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में इस टाइप का। और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ये Sir? हटा दी गई, इसको छोड़ देना। जी बताइए। सर जैसे हमें प्रूव करना था कि -23A, तो आपने साइन पहले ही चेंज कर लिए थे? मैंने नहीं किया कुछ भी, ना ना ना। ये देखो क्या रखी हुई है, ये ए क्यूब है ना, ए क्यूब है। फिर Yes, sir. -23 ए था ना, तो माइनस को तो मैंने यही छोड़ दिया, और 23 की मल्टीप्लाई ए में कर दी। Okay, sir. और वहां 40 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में पहले ही कर दी थी। अब ये माइनस प्लस जो है उसका इस्तेमाल करते चलेंगे। डेटा हमारे बाहर नहीं रहे ना, अब डेटा हमारे यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, वहां चले गए। अब तो यहां से चलेंगे, इसको उठा के चलेंगे, इस साइन से होते हुए यहां तक पहुंचेंगे, फिर इस साइन से होते हुए वहां तक पहुंचेंगे। A11 से चले, B11 तक गए, C11 तक गए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को एल्जेब्रिकली ऐड करना है सिंपली। तो जो 23A दिख रहा था ना, 23 को A में मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब पेज नंबर 80 पे आ जाओ जरा। अब देखो आपके पास कितना काम मिलने वाला है, अब आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं। क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, वो सीबीएसई जब कुछ बोलेगी तो तब देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे जो भी बोलेगा। ठीक है ना? चलो अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 3.2 पे। मैं सारे क्वेश्चन ब्रीफ कर रहा हूं, करना तो आप ही को है, मेरे करने से कोई फायदा नहीं, टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, प्रैक्टिस भी मेरी होगी, आपकी नहीं होने वाली। तो पूरा का पूरा ब्रीफ करूंगा, लेकिन ईमानदारी से करना, ये मत सोचना रहे ये क्या यार एड वैड ही तो कर रहे हैं हम, नहीं, स्पीड बनती है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बस यस नो में आंसर करते जाना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या पूछा गया? A+B। अब आप कहोगे यार बेवकूफों वाला सवाल पूछ लिया, अरे नहीं भाई, बेवकूफ वाला सवाल नहीं है, आपकी स्पीड बनेगी। ए का एलिमेंट उठाओ A11, बी का एलिमेंट उठाओ प्लस माइनस जो भी है,
फटाफट सम करो। बात समझ रहे हो? स्पीड बनती है, कोई इश्यू नहीं है ए प्लस बी करने में। नो सर। नो सर। और अगर ए प्लस बी में कोई इश्यू नहीं है तो ए माइनस बी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। अब जरा थर्ड पार्ट को भी देख लो। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 3a माइनस सी। 3a कैसे निकालोगे? ए के सभी एलिमेंटों को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक मैट्रिक्स आ गई। माइनस के बाद सी तो मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही दे रखी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करते चलो, हो जाएगा। यस सर। ए इंटू बी, ए दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, किस चीज का ध्यान रखोगे? ऑर्डर का। बोलो हाँ या ना। यस सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते वक्त ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कर दिया। बी इंटू ए करोगे तो बी को पहले रख लेंगे, क्योंकि ऑर्डर का मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। तो पहला पार्ट गया। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। जो चीज वहां पे वर्ड्स में बोली गई थी, यहां पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे वो कह रहा है कि भाई फर्स्ट पार्ट को देखो ध्यान से। पहले एक मैट्रिक्स दिख रही है, बीच में एक प्लस का साइन दिख रहा है, फिर एक मैट्रिक्स दिख रही। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि ए प्लस बी करो। बोलो। यस सर, ऐड करना है। ऐड करना है, यही कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐड करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में जब ऐड करोगे तो भाई A11 को B11 के साथ ऐड करोगे ना। अब A11 उठा लिया मैंने, प्लस B11 भी उठा लिया, और जब मैंने ऐड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर सपनों में खो गए, कुछ पुरानी यादें ए आने प्लस लगी। बी का होल स्क्वायर। बस वही लिखना है। समझ गए आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? वो आपने फॉलो भी किया। यस सर। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, मतलब सॉरी, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, बस फर्स्ट पार्ट में 2/2 की बात कर रहा था। यहाँ हमारी अग्नि परीक्षा लेना चाहता है कि भाई 3/3 भी कर सकते हो क्या? भाई प्रोसेस तो सेम ही है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ही तो ऐड करना है ना। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बहादुरी का परिचय दे देंगे। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का सम किया जा रहा, लेकिन मैंने A11 उठाया, बड़ा प्यारा सा था कोस स्क्वायर एक्स। मैंने B11 भी उठाया, साइन स्क्वायर एक्स। याद आने लगा कुछ, यार ऐसा तो कभी पढ़ा था 2 साल इक्वल्स टू 1। पहले। इक्वल टू 1, ठीक है, तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैथमेटिकली कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एक मैट्रिक्स दे रखी, फिर एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी, और बीच में कॉमन सेंस की बात है कि प्रोडक्ट का साइन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ए इंटू बी करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी रो बाई कॉलम, इतनी सी बात याद रखनी है मल्टीप्लाई करते वक्त। फर्स्ट रो को उठाओ, पहले कॉलम के ऊपर डाल दो, कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, जो एलिमेंट साथ आए मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11, रो का नंबर 1 है, कॉलम का नंबर 1 है, तो A11 की पोजीशन पे आ जाएगा। जब यही रो अगले कॉलम के साथ जाएगी, तो रो तो अभी भी पहली ले रहे हो ना, लेकिन कॉलम तो बदल गया, तो एलिमेंट क्या बनता हुआ नजर आया? A12। इसका मतलब हॉरिजेंटली चल रही है, तो ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही आपके ये सारे पार्ट हैं, जितने भी कर लोगे, कोई इश्यू नहीं आने वाला। बताओ जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट को देख के कुछ घबराहट हो रही हो? देखो क्या दिया गया, 1 2 3। दूसरी मैट्रिक्स क्या, 2 3 4। देखो इसका ऑर्डर क्या, 3/1। इसका ऑर्डर क्या, 1/3। तो ये तो उड़ गया, बचा क्या, 3/3। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 आएगा। चलो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी 2, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर फर्स्ट रो किसके साथ जाएगी, सेकंड कॉलम के साथ, क्या दे देगी, 3, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर फर्स्ट रो किसके साथ जाएगी, थर्ड कॉलम के साथ जाएगी, क्या देगी, 4, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। फर्स्ट रो का काम खत्म।
सेकंड रो को उठाओ, ये किसके साथ जाएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या देगी 4, इसके साथ जाएगी तो क्या देगी 6, इसके साथ 6 जाएगी तो क्या देगी 8। फिर थर्ड रो को उठाओ, इसके साथ गई 6, इसके साथ गया, सेकंड वाले के साथ 9, इसके साथ गया 12। रिजल्ट क्या मिला, 3/3 ऑर्डर की 3 एक by मैट्रिक्स। 3 तो ये था, ठीक है। तो ऐसे ये सारे आप करोगे। फोर्थ पे आओ, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए प्लस बी करना है, पहले भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। बी माइनस सी करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन बी को पहले रखना है, सी को बाद में रखना है। फिर कह रहा है कि भाई वेरीफाई करके बताओ, ए प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी तो पहले ही निकाल चुके हम लोग, एक मैट्रिक्स आई हुई है। ए प्लस, ए को पहले रखो और बी माइनस सी जो आई वो बाद में रखो, दोनों के बीच में प्लस का साइन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर दो, कर दिया। से इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये कह रहा कि ए बी पहले ही निकाल चुके, ए बी तो इसी क्वेश्चन के अंदर। फिर माइनस सी करना, पहले ए बी वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स रखो, जब ए और बी को प्लस किया गया था तो एक मैट्रिक्स आई होगी, उसको रख दो, माइनस सी को रख दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करते चलो। से इक्वेशन नंबर 2। और आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्टली इक्वल या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमें नजर आएंगी, तो प्रूव हो जाएगा हमारा। सिमिलरली आपको करना होगा फिफ्थ क्वेश्चन, जहां आपको कंप्यूट करने के लिए कहा गया, ए दिया गया, बी दिया गया, कहता है कि भाई 3a माइनस 5b बताओ। 3a का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको 5 से कर लो। ये 3a वाली मैट्रिक्स, ये 5b वाली मैट्रिक्स, बीच में कौन, माइनस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करते चलो। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को सीबीएसई पता नहीं क्यों बार बार पूछती है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, मैंने तो देख लिया। बाहर मैट्रिक्स के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है जिसकी पहचान कोस थीटा के रूप में हो रही है। दूसरी मैट्रिक्स के बाहर भी एक बंदा बैठा हुआ है जिसकी पहचान साइन थीटा के रूप में हो रही है, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन रखा हुआ है। तो एडिशन तभी हो सकता है जब हमारे पास इधर भी एक मैट्रिक्स हो। तो ये जो बाहर बैठा हुआ है बंदा, ये अंदर जाना चाहता है, तो सभी के साथ लड़ाई लड़ेगा ना, ये अंदर जाने के लिए हर कोई इसका अपोज करेगा, तो सबके साथ लड़ेगा। तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंटों में करो, उधर साइन थीटा की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंटों में कर दो। अब बाहर के जो चौकीदार थे वो खत्म, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर दो। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अगर कहीं लगती दिखाई दे रही तो लगाते चलो, तो आप पहुंचोगे फाइनल रिजल्ट पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि आप क्वेश्चन नंबर 7 करो, आप आ जाओ जरा थोड़े से पीछे, और पीछे का मतलब कितना पीछे, पेज नंबर 70 ओपन करो जरा। कर लिया? यस सर। यहां एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, और एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ हुआ नहीं है, कोई आफत नहीं है। ये तमाम काम आपने 10th में भी कर रखे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ दिया गया, वहां कुछ नंबर दिए गए थे, यहाँ मैट्रिक्स दी गई है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू भी कोई मैट्रिक्स है। हमें मैट्रिक्स x कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में अगर मैट्रिक्स में कुछ लिखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप में एक मैट्रिक्स को, यानी हमें x और y बताना। x कौन है, एक मैट्रिक्स है, y कौन है, वो भी एक मैट्रिक्स है, उनको बताना है। तो क्या हम ऐसा नहीं करते थे कि भाई y के कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे, और यहाँ तो पहले से इक्वेट है और साथ साथ में साइन में भी अपोजिट है, तो अगर ऐड करूं तो मुझे 2 टाइम्स x इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो मुझे पता चल जाएगी। मुझे x तक पहुंचना है, तो क्या मुझे 2 से डिवाइड नहीं करना चाहिए, ये उधर जब गया तो 1/2 के रूप में दिखाई देगा, और 1/2 Yes. को सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर देना जितने भी हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x पता चल जाएगा। और ये आपकी इच्छा है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बाहर रखना चाहते हो तो बैठा रहने दो बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब इसको हटाना चाहते हो तो y तक पहुंचना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस में बदल जाएगा, या माइनस आ जाएगा। अब की बार ये कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, y प्लस वाई, यानी कि 2y इज इक्वल टू
फिर से कोई मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के बाद, और इसको यहां से हटाओ, फिर से 1/2। आप चाहो अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहे बाहर बैठा रहने दो, ये इच्छा आपकी है। तो उसी पे बेस्ड है, वापसी करते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 81 के ऊपर। आ जाओ आगे। यस सर। चलो, अब पहला पार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सही बात है। यस यस सर। सर। अब जरा दूसरे पार्ट को देखो, 2x + 3y और उधर दे रखा 3x + 2y। तो पहले किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसा करते हैं y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो वहां पे क्या करते थे बताना जरा मुझे भाई। जैसे आपको लिखा हुआ है 2x + 3y = 10 सपोज, और यहाँ पे मेरे पास है x प्लस मान लिया 5y मान लिया 5, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और x को हटाना चाहते हैं, मान लिया x को हटा, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करो, और सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। यही तो करते थे ना। यस सर। यस सर। तो वही काम यहाँ पे करेगी, वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई की जा रही है, तो लेफ्ट में करोगे तो राइट में भी करना होगा। ये नहीं हो कि भाई राइट में भूल गए लेफ्ट में कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो वो कह रहा है कि भाई एक्स फाइंड करो, वाई दे रखा है, तो वाई मैट्रिक्स को उठा के यहां पे लिख दो। देखो देखो क्या करोगे आप। आपको दिया, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं। वो कह रहा है कि भाई एक्स फाइंड करो, यानी एक्स मैट्रिक्स फाइंड करो। इक्वेशन दे रखी 2x + y = इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी है, ठीक है। ये है एक्स निकालना है, वाई आपको गिवन है, तो वाई की जगह वाई वाली मैट्रिक्स लिख दोगे ना आपको। ये लिख दी वाई वाली मैट्रिक्स जो दी गई है, = यहाँ एक मैट्रिक्स है, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा अलजेब्रा की तरफ। तो 2x = क्या हो गया, ये उधर गया, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा। दोनों डब्बों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया डब्बा मिल जाएगा, हाँ या ना। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या x तक पहुंच यस जाओगे, सर। बस हो गया। ये रहा, 2 की मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो 2 बाहर नजर आ रहा ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कर दी। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, वो भी कर दिए। = के बाद एक मैट्रिक्स रखी हुई है, तो लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट साइड में एक मैट्रिक्स है, बीच में कौन बैठा हुआ है, साइन ऑफ इक्वलिटी साइन ऑफ बैठी हुई है। इक्वालिटी। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यस सर। तो जैसे ही आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सबसे पहले जो 2 बाहर रखा हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर 3 दिखाई दे रहा है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लो। वहां जो 3 दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स, फिर राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स, बीच में बैठा हुआ है साइन ऑफ इक्वलिटी। फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वेट करो, और यू विल गेट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड एंड टी। सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करो सभी एलिमेंटों में, y को भी सभी एलिमेंटों में करो, दोनों को ऐड करो, तो फिर से सेम सिचुएशन मिलेगी। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वेट करो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 12 करोगे, और इतना करते करते तो आपके रात के 10 बज जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा कल की तारीख में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके।